दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो सब हेल्दी ही खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं। ना वजन घटता है, दिन भर थकान सी रहती है, ऊपर से गैस और एसिडिटी और परेशान करती है। इस वीडियो में मैं ऐसी ही 3 चीजों की बात करना चाहता हूं जो हम में से शायद 90% लोग रोज खाते होंगे, और ना सिर्फ खाते हैं बल्कि उसे हेल्दी समझते हैं, लेकिन खाते इस तरह से हैं कि उसमें से न्यूट्रिशन तो ढंग से मिलता ही नहीं, बॉडी में गैस और बन जाती है, एसिडिटी होती है और वजन को भी बढ़ा देती है। और यही चीजें अगर हम सही तरीके से खाने लग जाएं तो ब्लड शुगर से लेके कोलेस्ट्रॉल तक, सेक्स पावर से लेके कैंसर तक हर प्रॉब्लम में फायदा करेंगी। बहुत ही सिंपल और यूजफुल रखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहला है रोटी। हम में से ज्यादातर लोग रोज रोटी खाते हैं और कुछ लोग तो दिन में 3-3 बार रोटी खाते हैं। और क्यों ना हो, रोटी भारतीय डाइट का हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि रोटी खाने के बाद कुछ लोगों के पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल के गुब्बारे जैसा हो जाता है, किसी को प्रेशर पड़ जाता है, किसी को सीने में जलन सी महसूस होती है। बंदा सोचता है कहीं मुझे ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं हो गई, ये आटा तो सही है ना। अगर आपको भी रोटी खाने के बाद इस तरह के कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो हो सकता है आप रोटी को बनाते हुए ये गलती कर रहे हो। अक्सर आजकल हम टाइम बचाने के चक्कर में रोटी को तवे पे थोड़ी देर ही सेकते हैं और फिर सीधा गैस पे रख देते हैं, जिससे रोटी 1 मिनट में ही फूल के तैयार हो जाती है। लेकिन ये रोटी जो दिखने में तो तैयार लग रही है, एक्चुअली अधपकी होती है। इस तरह की बनी हुई रोटी ऊपर से तो पक जाती है, लेकिन अगर आप इस रोटी को ऊपर से तोड़ के देखोगे तो अंदर से रोटी कच्ची महसूस होगी। पता चलेगा कि आटा अभी पका नहीं है। ये कुछ वैसा ही है कि आलू को ऊपर से तो रोस्ट कर लिया, दिखने में तो पका हुआ लग रहा है, बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है, लेकिन जब खा के देखा तो अंदर से आलू कच्चा था। इसी तरह से आटा जो अच्छे से पका ना हो वो अंदर जाके गैस, IBS और एसिडिटी जैसी दिक्कतें करता है। दोस्तों, रोटी बनाने का ये तरीका ही सही नहीं है। आप अपने घर पे पूछना, हमारे बड़े लोग पूरी रोटी तवे पे ही सेकते थे। डायरेक्टली गैस या चूल्हे में डालने का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये तो हमने बस टाइम बचाने के लिए रोटी को ऐसे बनाना शुरू कर दिया। इससे टाइम भले ही थोड़ा सेव हो जाए, लेकिन पेट पे तो लोड पड़ता ही है। भाई मेरे घर तो रोज ऐसी ही रोटी बनती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, हो सकता है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी स्ट्रांग है तो इसे सह पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम भी आ सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रोटी कच्ची क्यों खाएं। जरूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालना है, अच्छे से तवे पे रोटी को सेको, भले ही फिर 2 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन रोटी बिल्कुल इवनली पकेगी और ना सिर्फ इजीली पचेगी बल्कि ये रोटी टेस्ट में भी बेहतर लगती है। ऊपर से पहले के लोग खाना चूल्हे पे या कोयले जैसे नेचुरल सोर्सेज की आग पे बनाते थे, लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की फ्लेम पे सीधा रोटी सेकना कोई बहुत हेल्दी नहीं। दोस्तों, ये बात मैं स्टडीज के आधार पे कह रहा हूँ जो कहती हैं कि जब LPG फ्लेम पे डायरेक्टली खाना पकता है तो वो हार्मफुल एमिशंस के कांटेक्ट में आता है। इसलिए हर तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली गैस पे रोटी सेकना ठीक नहीं। चलो तेरी बात में दम तो है, लेकिन तवे पे रोटी फूलेगी कैसे? अगर आप एक कोने से रोटी को इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो तवे पे ही रोटी ठीक ठाक फूल भी जाएगी। रोटी क्योंकि हम लगभग रोज खाते हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ और बातें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे रोटी को हमेशा लोहे के तवे पे ही बनाना चाहिए, नॉन स्टिक तवे पे नहीं। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि रोटी जब LPG के कॉन्टेक्ट में आती है तो उसमें कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसी तरह से नॉन स्टिक पे जिस पे PTFE की कोटिंग होती है उससे भी हार्मफुल फ्यूम्स निकलती हैं। यहाँ तक कि एक बंदे ने तो टेफ्लॉन कंपनी पे केस कर दिया था जब उसने देखा कि उसके पालतू पक्षी की नॉन स्टिक फ्यूम्स की वजह से मौत हो गई। फिर रोटी बनाते हुए आटे को अच्छे से गूंदना चाहिए, जल्दी में नहीं। इससे रोटी ना सिर्फ सॉफ्ट बनेगी बल्कि पचने में भी भारी नहीं होगी। लेकिन हम रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? आटे को दूध के साथ गूंदते हैं। हाँ, माना इससे रोटी सॉफ्ट बनती है, लेकिन अगर आप इस दूध से गूंदी हुई रोटी को नमकीन सब्जी या दाल के साथ खाएंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, मॉडर्न साइंस का तो पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद तो इस बात में क्लियर है कि दूध के साथ अगर नमक वाली चीज खाओगे तो खून गंदा हो जाता है,
जिसका असर स्किन पे दिखता है। इसलिए आटा गूंदते हुए दूध तभी इस्तेमाल करें जब आपको पता हो कि रोटी नमकीन नहीं मीठी चीज के साथ खानी है। वैसे रोटी को और सॉफ्ट बनाने के लिए आप हल्के गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटे को गूंद के एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। जैसे अगर रोटी सब्जी बनानी है तो पहले सब्जी ना काटें, बल्कि सबसे पहले आटा गूंद के रख दें, फिर सब्जी बनाएं और फिर लास्ट में रोटी। इससे होगा ये कि आटा थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा, उसमें गुड बैक्टीरिया निकल आएंगे जो रोटी को पचाने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। फिर मैंने देखा है कुछ लोग 3-4 बुर्कियों में ही रोटी खा जाते हैं। मतलब रोटी के इतने बड़े बड़े टुकड़े तोड़ेंगे, उसे 2-3 बार फोल्ड करेंगे, थोड़ी सी सब्जी लगा के खा जाएंगे। एक्चुअली हमें इसका उल्टा करना चाहिए। रोटी का निवाला छोटा हो और उसके साथ दाल या सब्जी ज्यादा लगाओ, बल्कि कोशिश करो कि अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 कर दो और सब्जी की 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी कर दो। क्योंकि आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, पूरे दिन बैठे बैठे काम करते हैं, हमें अनाज को कम करने की जरूरत है और सब्जियों को डाइट में बढ़ाने की जरूरत है। मम्मी खाने में क्या बना है? पनीर। अरे वाह। मम्मी खाने में क्या बना है? पनीर। आज भी? मम्मी आज क्या बना है? पनीर। मम्मी नहीं यार, आज भली मैं लौकी की सब्जी खा लूंगा लेकिन पनीर नहीं खाया जाएगा। क्यों, गेहूं की रोटी भी तो रोज खाता है। देखो बात तो सही है, हम सब्जियां फ्रूट भी तो सीजन के हिसाब से बदल बदल के खाते हैं, फिर रोटी हमेशा गेहूं की ही क्यों? दोस्तों, एक ही तरह का अनाज दिन में 2-2, 3-3 बार खाना आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, अति हो जाती है। गर्मियों में कभी जवार की रोटी खाओ, कभी जौ की, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाओ, रागी की रोटी खाओ। जितना वैरायटी का अनाज खाओगे उतनी आपकी आंतें खुश रहेंगी। फिर रोटी को अगर आप मोटा बनाएंगे तो आप खुद कभी मोटे नहीं होंगे। जो लोग ज्यादा पतली रोटी खाना पसंद करते हैं वो भी सही नहीं। मोटी रोटी का मतलब पेड़े में तो आटा उतना ही लेना है, लेकिन मोटी बेलनी है। बेल बेल के ज्यादा पतली नहीं करनी। एक्चुअली मोटी रोटी ज्यादा देर तक हमारे पेट को भर के रखती है, जिससे हम फालतू की मंचिंग से बच जाते हैं। बाकी हमेशा रोटी रोटी ही नहीं खाते रहना चाहिए, कभी कभी गेहूं का दलिया भी खा लिया करो। भाई गेहूं की रोटी और गेहूं के दलिए में क्या फर्क है? खा तो गेहूं ही रहे हैं। देखो, एक तरफ 50 किलो की इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली हो और दूसरी तरफ बर्फ के छोटे छोटे क्यूब्स हों। दोनों का वेट 50 किलो ही है। अब बताओ कौन सी साइड जल्दी पिघलेगी? बड़ी बर्फ की सिल्ली को पिघलने में शायद 2 दिन लग जाएं, लेकिन बर्फ के क्यूब्स 2 घंटे में ही पिघल के पानी हो जाएंगे। बस यही फर्क है गेहूं की रोटी और गेहूं के दलिए में। नेक्स्ट बात करते हैं प्याज की। रोज खाया हुआ सिर्फ 1 प्याज आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम कर देगा, नसों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा और पुरुषों की सेक्स पावर को बढ़ाता है। ये प्याज शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी 20 बीमारियों में औषधि का काम करता है। अरे भाई 1 प्याज क्या, हम तो दिन में 4-5 प्याज खा जाते हैं, कोई फायदा तो नहीं लगा। बात वही है, हम प्याज को तड़के लगा लगा के खाते हैं। चलो तड़का लगाना गलत नहीं, लेकिन इतनी देर तक प्याज को भूनते रहते हैं जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। मानना इससे सब्जी में टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस तरह से प्याज खाना आपका वजन बढ़ाता है और शरीर को लेथार्जिक करता है। इसलिए जब भी तड़का लगाओ तो प्याज को बहुत ज़्यादा ना भूनो। एक्चुअली दोस्तों, प्याज के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप प्याज को कच्चा खाएंगे, सलाद के रूप में। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम प्याज को काटते हैं तो कैसे रुला देता है। वो इसीलिए क्योंकि प्याज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं जो कच्चा खाने से बॉडी में एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। 2014 और 2015 में मिलाकर 42 स्टडीज हुई हैं, जिससे ये बात प्रूव होती है कि जो लोग डेली कच्चा प्याज खाते हैं उन्हें कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। कच्चा प्याज बढ़ी हुई ब्लड शुगर के लिए औषधि से कम नहीं। 2010 में जब एक स्टडी में डायबिटिक लोगों को 100 ग्राम कच्चा प्याज खिलाया गया तो सिर्फ 4 घंटे में ही ब्लड शुगर नीचे आ गई। फिर एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि रोज सिर्फ 80 ग्राम कच्चा प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। 2015 में स्टडी हुई जिससे कच्चा प्याज खाने से लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगा। यही नहीं, कच्चे प्याज में बहुत से मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अरे प्याज में कौन से पोषक तत्व होवे कौन से ना होवे ये हमें ना पता। हमने तो अपने गुरुजी को देखा है, दोपहर के टाइम पीपल की छांव के नीचे बैठ के 1 गंडे को मुक्की से तोड़ के रोटी खा लेते थे और ताकत इतनी थी कि 2-3 को तो ऐसे ही लपेट दें। और आजकल के नौजवान देख लो, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां खाते रहते हैं, फिर भी निचुड़े हुए नींबू जैसे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं या सप्लीमेंट कंपनियां इनका बना रही हैं।
वैसे बात सोचने लायक है, शायद सप्लीमेंट कंपनियां अपनी मार्केटिंग से हमें ज्यादा ही डरा रही हैं। खैर, पहले के लोगों से कच्चे प्याज के बारे में एक और चीज सीखने लायक है, वो ये कि प्याज को वो काट कर नहीं रखते थे, उसी टाइम तोड़कर खाते थे। एक्चुअली प्याज को जब हम काटते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग जूसेस रिलीज होते हैं, वही हमारे लिए मेडिसिनल है। लेकिन अगर कच्चे प्याज को काट कर रख दें तो इनका असर बहुत कम होने लगता है, इसीलिए उसी टाइम ही फ्रेश काट के 10 मिनट के अंदर अंदर खा लेने चाहिए। बाकी दोस्तों, कच्चा प्याज सेक्स पावर तो बढ़ाता ही है, लेकिन सेक्सुअल अर्जिस को भी बढ़ाता है, इसीलिए अध्यात्म में प्याज को अवॉइड किया जाता है। बाकी मोटी मोटी बात यह है कि प्याज का तड़का लगाते हुए हल्का ही भूनना चाहिए। चलो, प्याज का तड़का तो हुआ टेस्ट के लिए, लेकिन अगर हेल्थ की बात हो तो प्याज के जो भी बेनिफिट्स हैं वो कच्चा खाने पे ही मिलते हैं। उसे भी ज्यादा देर तक काट कर ना रखें, 5 मिनट के अंदर अंदर खा लें। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं केले की। दोस्तों, सभी फ्रूट्स में केला कुछ खास है। एक तो ये 12 महीने बड़ी आसानी से मिल जाता है, दूसरा ये इतना सस्ता भी पड़ता है। जहाँ सिर्फ एक सेब 20 रुपए का पड़ेगा, 20 रुपए में तो बंदा 4 केले खा ले। और ये एक्चुअली पेट भरते हैं। जब दिन के बीच में एकदम से कुछ खाने की भूख लगी हो तो एनर्जी बार ढूंढने की जरूरत नहीं, 2 केले खा लेने चाहिए। आपने शायद देखा भी हो, वर्ल्ड चैंपियन टेनिस प्लेयर्स भी गेम के बीच में एनर्जी बार नहीं, केला ही खाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि केला इंस्टेंटली एनर्जी देता है और बहुत इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। इनफैक्ट कब्ज तोड़ने के लिए अगर सबसे अच्छे फ्रूट्स की बात करी जाए तो उनमें से टॉप पे आएगा केला। केला बड़ा सॉफ्ट और ठंडा होता है जो आंतों को मुलायम करता हुआ जाता है। लेकिन कौन सा केला? वो नहीं जो आजकल बहुत बिक रहा है, और मुझे हैरानी है कि कुछ लोग उसे खा भी लेते हैं। भैया 1 दर्जन केले देना। अरे भैया, खाने वाले केले चाहिए, सब्जी नहीं बनानी। सच में आजकल मार्केट में इतने हरे पीले से केले बिक रहे हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि ये सब्जी बनाने के लिए रखे हैं या खाने के लिए। ऐसे केलों को खाने से तो उल्टा कब्ज हो जाए। और ये अधपके केले तो टेस्ट में भी केले जैसे नहीं लगते, ऐसा लगता है स्टार्च खा रहे हो। केले वाली मिठास तो होती ही नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं तो हरे केले इसीलिए खाता हूँ क्योंकि इसमें चीनी कम है। मेरे ट्रेनर ने तो यही बताया, मैं डायबिटिक हूँ ना। अरे भाई, पके हुए केले की तो पहचान ही ये है कि वो मीठा होगा, और ये तो कुदरत की दी नेचुरल फ्रूट शुगर है जिसे बॉडी इजीली मेटाबोलाइज कर लेती है। ऊपर से केला जब तक अच्छे से पके नहीं तब तक वो ढंग से पचता भी नहीं, तो फायदा क्या हुआ। फिर जब मैंने फ्रूट वालों से पूछा कि आप ऐसे अधपके से केले क्यों बेचते हो, तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसे केले खरीदना पसंद ही नहीं करते जिस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाएं। उन्हें स्पॉटलेस येलो स्किन वाले केले चाहिए। ये स्पॉटलेस स्किन का चक्कर केलों में भी शुरू हो गया क्या अब? भाई, हर किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन खराब नहीं होती। दोस्तों, एक्चुअल सही केले की पहचान ही वो है जिस पे ब्लैक स्पॉट्स हों। और ये ब्लैक स्पॉट्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि केला अंदर से गला हुआ होगा। आप छील के देखो, अंदर से केला स्पॉटलेस ही निकलेगा। केले पे अगर कोई स्पॉट नहीं, पूरा एक सार पीला है, तो समझो अभी पूरा पका नहीं है। वहीं अगर केला सही से पका हो तो मिठाइयों को फेल कर दे। लेकिन केले की ये मिठास सेहत के लिए खराब नहीं बल्कि फायदेमंद है। स्टडीज आज कह रही हैं कि केला मीठा होने की बावजूद ब्लड शुगर को कम करता है, जिसके 2 मेन कारण हैं। एक तो ये कि केले में सॉल्युबल फाइबर होता है जो ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देता। दूसरा, पके हुए केले में अधपके केले के मुकाबले बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को उल्टा कम करते हैं। इसलिए जब तक केले की स्किन पे कालापन ना आए, मान लो कि केला अभी पूरा पका नहीं है। दूसरी पहचान होती है केले का डंठल। केले का डंठल काला होने लग जाए तभी समझो कि केला पक गया। इनफैक्ट डंठल से जब आप केलों का गुच्छा उठाओगे तो पके हुए केले गिरने को होंगे। लेकिन ये सच्चाई भी किसी से छुपी नहीं है कि आजकल केले को किस तरह से पकाया जाता है। कच्चे केलों को ही पेड़ से उतार लिया जाता है, फिर जल्दी पकाने के लिए उन्हें कार्बाइड मसाले वाले पानी में डुबो के रख देते हैं। जो केलों को पकने में अभी 1 हफ्ता लगना था वो 1 दिन में ही पीले होने लगते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान देना कि केलों का डंठल तो थोड़ा थोड़ा हरा ही रहता है, इसलिए काफी चांसेस है कि मार्केट में आपको ब्लैक स्पॉट्स वाले केले मिले ही ना। तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं अधपके केलों को खरीद के रख लो और 1-2 दिन बाद जब केलों पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाएं, डंठल काला पड़ने लग जाए, तब खाओ। ये वो प्रॉपर पका हुआ केला है जिसमें पोटेशियम भरपूर होता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कारगर साबित होता है। यही पका हुआ केला बॉडी में नेचुरल एंटासिड का काम करता है। जब कभी आपको सुबह उठते ही एसिडिटी महसूस हो, खट्टे डकार आए, सीना जले, तो एंटासिड गोली ना लेना, 1 केला खा लेना, इंस्टेंट आराम आएगा।
उसका कारण है केले की तासीर ठंडी होती है, दूसरा ये मुलायम होता है। फूड पाइप हो या आंतें ल्यूब्रिकेट करता हुआ जाता है। आजकल हम इतना उल्टा सीधा खाते हैं जिस वजह से आंतों में छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं। केला क्योंकि ठंडा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये हमारी आंतों के लिए वरदान साबित होता है। केला क्योंकि ठंडा है, कफकारी है, इसलिए इसे शाम ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए। कई बार हम रात को लेट तक जगे होते हैं, भूख लगती है तो सोचते हैं केला तो हेल्दी है, खा लेते हैं, लेकिन फिर सुबह गला खराब हो जाता है, जुकाम हो जाता है। इसीलिए रात को भूलकर भी केला ना खाएं। फिर अक्सर लोगों को केले को लेकर एक डाउट रहता है कि केला भारी है, मीठा है, कहीं इसको खाने से वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। तो देखो, 1-2 केले खाने से कोई वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर आप केले पे थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क लें तो ये केला वेट लॉस में मदद करेगा। केले से अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसे घी शक्कर के साथ मिक्स करके खाओ या पीनट बटर के साथ खाओ। दोस्तों, केले में कैल्शियम होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि केले के छिलके में केले से कहीं ज्यादा कैल्शियम होता है। इनफैक्ट केले के छिलके में पोटेशियम भी काफी ज्यादा पाया जाता है। इसलिए अगली बार छिलके को बेकार समझ के फेंके नहीं, चम्मच से कुरेद के साथ में खा लें। सो दोस्तों, केला एक जबरदस्त फ्रूट है, बेशर्ते आप इसे पका हुआ ही खाएं। दोस्तों, खाना वही है, लेकिन बनाना सही तरीके से है ताकि बॉडी पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तभी बाल झड़ते हैं। अगर आपको भी बालों की समस्या आ रही है तो मैं आज आपको एक नहीं 2 नेचुरल हेयर ऑयल शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में आंवला, नारियल और बादाम के नाम पे मिनरल ऑयल ही बिक रहा है। अब बताओ, न्यूट्रिशन पहले ही नहीं ले रहे हम, ऊपर से पेट्रोलियम और आर्टिफिशियल खुशबू वाले तेलों को लगा के बालों का और बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इसीलिए सोल फ्लावर का 100% प्योर एंड नेचुरल रोजमेरी लेवेंडर हेयर ऑयल एंड टी ट्री स्कैल्प ऑयल। देखो, अगर हेयर फॉल होता है तो रोजमेरी वाला ऑयल लेना चाहिए, और अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो टी ट्री ऑयल वाला। वैसे मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही हेयर ऑयल्स 100% नेचुरल हैं। इनमें ना तो मिनरल ऑयल है, ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू, और ना ही TBHQ और BHT जैसे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। आप खुद इंग्रेडिएंट्स देख लो, सिर्फ मिक्सचर ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ही हैं। इस तरह के तेलों को इस्तेमाल करने से ही बालों को पोषण मिलता है। कभी हफ्ते में एक बार रात को मसाज करके सुबह धो लिया करो, बाल मस्त होने लगेंगे। खरीदने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। फिट ट्यूबर कोड लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा एडिशनल 15% ऑफ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि दुनिया का बेस्ट शैम्पू कौन सा है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।